So namaste students, hello students, welcome back to Sonakshi classes and this is Meenakshi Manhas, your mathematics teacher. So हमने एक्सरसाइज 1.1 की, 1.2 की, 1.3 की क्लास 11 सिलेबस की. अब हम करने जा रहे हैं आपके 1.4 से पहले का इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू डू बिफोर एक्सरसाइज 1.4 उसका नाम है वेन डायग्राम. देखिए वर्ड से आप समझ गए होंगे कि भाई ये कोई डायग्राम जैसी चीज होगी. सो आपने जो भी समझा बिल्कुल ठीक समझा. वेन डायग्राम्स है बट किसकी? जब भी हम सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं या उनके रिलेशंस को डायग्राम्स के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं उनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम. और वेन डायग्राम्स जो है एक मैथमेटिशियन जॉन वेन ने दी थी. उन्होंने जो सेट के रिलेशनशिप्स को जब डायग्राम्स के हिसाब से समझाया था तो उन डायग्राम्स को हम नाम देते हैं वेन डायग्राम. ठीक है. सो अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं वेन डायग्राम की, वो क्या होती है. सो वेन डायग्राम इज द डायग्रामेटिकल representation of sets and relationships and their relationships. यानी कि सेट्स को अगर हम डायग्राम के थ्रू समझाएं और बहुत सारे सेट्स के बीच का रिलेशनशिप अगर हम जिन डायग्राम्स के थ्रू समझाते हैं उन डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं. और ये वेन डायग्राम्स हमें किसने दी थी? ये हमें दी थी जॉन वेन ने. ठीक है. सो ये तो हो गया वेन डायग्राम. अब वेन डायग्राम में हम किस तरीके से किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड with the help of a rectangle. एक रेक्टेंगल के थ्रू आप अपना यूनिवर्सल सेट बनाते हैं एंड अब अपने बाकी के सेट्स आर रिप्रेजेंटेड with the help of closed curves जनरली आपका सर्कल. ठीक है. सो वेन डायग्राम हो गया आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेट्स का या सेट्स के बीच के रिलेशंस का. सो हम जो है हमारे यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं और बाकी सेट्स को हम क्लोज्ड कर्व से दिखाते हैं. जनरली वो सर्कल्स ही होते हैं. तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, देखिए ये, तो यहां पर ये जो रेक्टेंगल है दिस इज योर यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर कोई और सेट ले लूं ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक सेट, कोई भी सेट ए जो कि किसमें है? यूनिवर्सल सेट में है. और जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के वो हम सेट के अंदर लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसके एलिमेंट्स है 1 2 3. ठीक है. सेट ए के अंदर ये है और सेट बी के अंदर है 4 5 6 7 8. समझ में आया? सो इसको हम कहते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे सेट्स है विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम. सो इफ यू वांट टू नोट डाउन द डेफिनेशन यू कैन नोट इट डाउन. तो मैं आपको अच्छे से और समझाती हूँ वेन डायग्राम्स हम किसको बोलते हैं. देखिए अब मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या करते हैं, मुझे ये सेट दिया है, मुझे यहाँ पर एक सेट दिया है, जैसे ए मुझे दिया है 1 2 5. ठीक है. और मुझे इसका यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 एंड 5. तो आपको पता है कि हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को बताने के लिए एक रेक्टेंगल बनाना है जिसको हमने नाम दे देना है यू, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से करते हैं. उसके बाद हमने यहाँ पे बीच में एलिमेंट्स ले लिए. ठीक है. 1 कहीं पे भी आप ले सकते हैं, 2. ठीक है. आपका 3 4 5 6 नहीं है तो ये एलिमेंट्स कहां तक है? सिर्फ 5 तक है. तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ए सेट बनाना है. हमने ए इस तरीके से बनाना है कि उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं ए के. तो ये हो जाएगा आपका ए.
तो इस तरीके से हम जो है वेन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं। रेक्टेंगल का मतलब होता है आपका यूनिवर्सल सेट, और बाकी सेट्स हम इस तरीके से अंदर बनाते हैं उसके। ठीक है, समझ में आया? आर यू क्लियर विद दिस डायग्राम? ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिखते नहीं है। अगर जैसे थोड़े बहुत एलिमेंट्स हो गए तो हम लिख देते हैं वेन डायग्राम के अंदर, बट जरूरत नहीं होती बार बार हमें एलिमेंट्स लिखने की। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल एक हमें इन्होंने सेट दे दिया, नंबर ऑफ सेट दे दिया हमें बॉयज ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ए हमको एक सेट दे दिया बॉयज ऑफ योर स्कूल, और हमें इसका बी दे दिया है गर्ल्स ऑफ योर स्कूल, और हमें एक सेट दे दिया यू, वो हो गया स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ठीक है, सो आप हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा यू है, हम सबसे पहले यू बनाएंगे। हमें यू क्या गिवन है? स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्कूल में वो सब हमारा क्या आ जाएंगे? यू आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या बनाना है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो अब एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसी स्कूल के बॉयज तो उसी के अंदर आएंगे ना, तो इसका मतलब हम कहाँ बनाएंगे? ये हो गया आपका नंबर ऑफ बॉयज का सेट, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ गर्ल्स का सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इतने सारे एलिमेंट्स हम नहीं लिख पाते, हम शो नहीं कर पाएंगे उनको। ठीक है, सो इससे अंडरस्टूड है कि ए जो सेट है वो बॉयज ऑफ गर्ल्स स्कूल बॉयज ऑफ योर स्कूल का है, और जो बी सेट है वो गर्ल्स ऑफ योर स्कूल का है, और जो पूरा आपका जो यू यूनिवर्सल सेट है दैट इज द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। सो ये तो था, इट इज ऑल अबाउट वेन डायग्राम। सो अब आपको जब समझ आ गया है कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, तो हम लोग अब इसके थ्रू कुछ ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं सेट पे। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ये ऑपरेशंस, आज तक आपने ऑपरेशंस सुने होंगे नंबर्स पे। ठीक है, आपने आज तक ऑपरेशंस किस पे पढ़े हैं? नंबर्स पे पढ़े हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं आपके नंबर्स पे? एडिशन, subtraction, multiplication and division. These are the four main operations of your number system. So अब क्योंकि हमें क्लियर है कि सेट क्या होते हैं, सेट के टाइप्स हमने पढ़े, हमने देखा कि सेट को लिखते कैसे हैं, या सेट का पार्ट को क्या कहते हैं, हमने सब कुछ जो सेट के लिए एसेंशियल प्रॉपर्टीज थी हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि सेट एक दूसरे के साथ किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, अब हमारे जो सेट पे ऑपरेशंस होते हैं दे आर बेसिकली 3 ऑपरेशंस। ठीक है, पहला आ जाता है आपका यूनियन, नेक्स्ट इज योर इंटरसेक्शन, एंड योर थर्ड वन इज द डिफरेंस, और वी कैन से दैट यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सो ये हमारा जो बेसिक 3 ऑपरेशंस हैं जो सेट्स पे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज 3 ऑपरेशंस। पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम जिस ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे दैट इज योर यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है? देखो, यूनियन ऑफ सेट्स यूनियन का मतलब क्या होता है? सो पहले हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट की क्या होती है। मैं बोलती हूं लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स। हम कोई भी 2 सेट ले लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी is a set which consists of all the elements of A and all the elements of B taking common elements
ओनली वंस। देखिए, यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन होती है, अगर कोई भी दो सेट हो, ए और बी, हम कोई भी दो सेट ले लें, ठीक है, सो उनकी यूनियन का मतलब, उनकी यूनियन जो होगी वो भी एक सेट होगी, ठीक है, उनकी यूनियन एक सेट होगी, और वो उसके अंदर क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे ए के, सारे एलिमेंट्स आएंगे बी के, और जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम एक ही बार यूज करते हैं। देखिए, जो यूनियन ऑफ सेट्स है, बेसिकली उसका मतलब है कि आपको सेट ए और सेट बी दोनों के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। आपको यहाँ पर जो मेन चीजें हैं जो ध्यान पे रखनी है कि वो जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है वो भी एक सेट है, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट इज अ सेट। उसके बाद दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उसमें सारे एलिमेंट्स ए के भी आएंगे, सारे एलिमेंट्स बी के भी आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी के उनको हम सिर्फ एक बार लेंगे, बार बार हम उसको नहीं लिख सकते। सो जो यूनियन ऑफ ए है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। इस सिंबल का मतलब है कि ए जो है वो यूनियन में है किसके साथ? बी में। अब बेसिकली हम इसको डायग्राम, उससे पहले हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास बी है 3 4 5। मुझे इनका ए यूनियन बी करना है, तो वो कैसा आ जाएगा? यहाँ पर 1 2 3 है, ये भी आ जाएंगे 1 2 3, लेकिन देखो यहाँ पे 3 दो बार आया है, लेकिन मैंने क्या बोला इस डेफिनेशन में कि हमने कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लेना है, तो मैं इसको एक ही बार लूंगी, और दूसरा क्या आ जाएगा? 5। सो आपके पास ये क्या आ जाएगा? दिस इज योर ए यूनियन बी, ठीक है, समझ में आया आपको? चलो मैं एक और सेट ले लेती हूँ सी, मैं उसको ले लेती हूँ 7 और 8, और अब मुझे कोई बोलता है कि आपको यूनियन करना है ए यूनियन सी, तो देखो ए में मेरे क्या थे? 1 2 और 3, मैं उनको वैसे एज इट इज लिख दूंगी, और सी में मेरे क्या है? 7 और 8। क्योंकि मेरे इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी तो हम यूज ही नहीं करेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लेना है। सो ए यूनियन बी से आप क्या समझ रहे हैं कि आपको दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, और जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं यू हैव टू टेक दैट एलिमेंट ओनली वंस। सो ये तो हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब हम देखेंगे दैट हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए यूनियन बी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस थिंग, डेफिनेशन मैं बाद में रब करती हूँ बिकॉज वो हमें थोड़ा चाहिए होगा। देखो, जनरली हम लोग ए यूनियन बी को इस तरीके से बनाते हैं, ये हो गया हमारा यू, ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ? ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है ना, कि इसमें ए के भी एलिमेंट आएंगे और इसमें बी के भी एलिमेंट्स आएंगे। सो इसको हम इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है, समझ में आया? ये तो हो गया ए यूनियन बी। इसको ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारा ए यूनियन बी। और ये तब हो गया जब हमारा ए यूनियन बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो। तब क्या होगा? अगर इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तब जो डायग्राम बनेगी वो इस तरीके से होगी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। तब ए यूनियन बी में क्या आएगा? ये दोनों के दोनों पूरे सेट्स, ठीक है। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी। ये आपका ए यूनियन बी तब रिप्रेजेंट करेगा जब इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, और ये ए यूनियन बी तब रिप्रेजेंट करेगा जब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। बेसिकली जनरली जब हमें कोई बोलता है कि आप ए यूनियन बी बनाइए तो हम यही फॉर्म लेते हैं, दिस इज योर जनरल फॉर्म। ये तो एक स्पेशल केस आ गया कि भाई जब उसमें कोई एलिमेंट सिमिलर ना हो तब हम ए यूनियन बी किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया हम कैसे वेन डायग्राम के थ्रू जो है ए यूनियन बी को बनाते हैं। तो अब हमने देखा कि क्या होती है हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन ए यूनियन बी की, और कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं आपके डायग्राम्स के थ्रू या आपके वेन डायग्राम्स के थ्रू। नाउ वी विल स्टडी द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि भाई हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हम क्लास 11th में हैं और हमारा स्टैंडर्ड रेज हुआ है, सो वी हैव टू स्टडी द डेफिनेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म टू ना। सो अब हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। देखो,
अब आपका ए यूनियन बी को हम कैसे लिखते हैं, आपको पता है, हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। हम ए यूनियन बी को लिखते हैं एक्स, जहां पर एक्स जो है वो बिलोंग करता है आपको ए में और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या तो इसमें ए के एलिमेंट होते हैं और बी के एलिमेंट होते हैं, और कॉमन शायद वो लाइन रब हो गई, टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स ओनली वंस। ठीक है, टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स ओनली वंस। ठीक है, सो यहां पर क्या होता है, हमारे या तो वो जो एलिमेंट है वो ए का होना चाहिए या तो वो एलिमेंट बी का होना चाहिए। सो ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है ए यूनियन बी की। हम ए यूनियन बी को कभी कभी बोलते हैं ए और बी, इसको हम कभी कभी ए और बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट ए यूनियन बी। सो आई होप कि आपको ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ए यूनियन बी की। सो इफ यू वांट टू नोट दिस डेफिनेशन यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, अब हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, देखिए पहला क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन लिख देते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, हमारी पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी कि आप ए यूनियन बी करें या आप बी यूनियन ए करें, वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल ही रहते हैं। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉपर्टी को अगर हम प्रूफ करना चाहें, देखिए दो तरीके हैं प्रूफ करने के, या तो हम इसको डायग्रामेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं या तो हम इसको नॉर्मल सॉल्व करके भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, और बी इज इक्वल टू 2 3 4। तो अब ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा आपका, वो आ गया आपका 1 2, ठीक है, 3 और 4। क्योंकि दो बार है तो हम दो को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। तो बी यूनियन ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 3 4 एंड 1। और आपको एक बात पता है कि जब हम सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं तो उनको लिखने का तरीका जो होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी एलिमेंट को पहले या बाद में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों सेट्स एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये तो हमने इसको प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली इसको मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, देखो मेरे पास ये दो सेट्स हैं, एक हो गया ए, ये बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए एक सेट हो गया जिन बच्चों को चॉकलेट पसंद है। ठीक है, स्टूडेंट्स हु लव चॉकलेट्स। और बी मेरे पास सेट हो गया स्टूडेंट्स हु लव पिज्जा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने दो सेट ले लिए ए और बी। एक मैंने ले लिया ऐसे स्टूडेंट्स जिनको चॉकलेट पसंद है और बी मैंने ले लिया ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पिज्जा पसंद है। ठीक है, और देखो भाई ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो ए सेट में है सिर्फ, ठीक है, जो सिर्फ ए में है, वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको चॉकलेट्स पसंद है, और जो सिर्फ बी में है वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको पिज्जा पसंद है। लेकिन भाई ये वाले बच्चे भी तो हैं जिनको चॉकलेट और पिज्जा दोनों ही पसंद है, तो ये कौन से बच्चे हो गए, एलओसी वाले। एलओसी वाले कौन से हो गए, जो ना भाई इधर के हैं जो ना उधर के हैं, जिनके लिए दोनों चीजें एक जैसी हैं। ठीक है, तो ये जो एलओसी वाले बच्चे हैं ये भी किस में आते हैं, ए यूनियन बी में आते हैं। बट हमें ध्यान ये रखना है कि हमें एलओसी वाले बच्चों को सिर्फ एक बार लेना है। अगर वो सेट ए में भी आ रहे हैं सेट बी में भी आ रहे हैं, हमको उनको दो बार नहीं लेना था, हमें दोनों को एक ही बार लेना है। तो चलिए ये तो रही बात, बट हमें इस टाइम ध्यान किस पे देना है, वी हैव टू पे फोकस ऑन ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी को बनाना है। सो ए यूनियन बी कैसे हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी ना,
पूरा ये चीज। और अगर मुझे बी यूनियन ए को भी बनाना हो, ठीक है, दिस इज माई बी यूनियन ए, ये मेरा क्या था, ए यूनियन बी, और ये मेरा क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए। तो ये मेरा पूरा आ गया, इसको मैं ये दे दूं, इसको मैं बी दे दूं, ये मेरा बी यूनियन है। तो ये दोनों सिमिलर आ गए। तो हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि जो हमारा ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। देखिए, आपको प्रूफ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उस प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप फिर भी इनको नोट डाउन करना चाहते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो ये तो थी हमारी पहली प्रॉपर्टी यूनियंस पे, जो प्रॉपर्टी थी हमारी कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। सो आई एम रबिंग इट। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब बच्चे कुछ बोल रहे होंगे कि मैम आपने पिछली जो प्रॉपर्टी करे वहां पे आपने सिर्फ वो वाले सेट लिए जहां पे कुछ कॉमन है। तो देखिए, मैंने आपको बोला दोनों, अगर ए यूनियन बी हमें बनाना हो तो हम इसको इस तरीके से भी बनाते हैं, ए बी ले लियो ये, और ये यू हो गया। सो ये ए यूनियन बी इस तरीके से भी होता है, एंड ए यूनियन बी अगर इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इस तरीके से भी होता है। लेकिन यूजुअली जब भी हमें कोई बोलता है कि हमें ए यूनियन बी बनाना है तो हम इसको कंसिडर करते हैं, जनरली हम इसी चीज को लेते हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हमें स्पेशल केस ना दिया हो भाई कि इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, वो कहती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, कि अगर हम ए यूनियन बी का यूनियन करेंगे सी के, वो इक्वल आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, सो हमें ये बताना है कि किस तरीके से ये सारे जो दोनों चीजें हैं वो इक्वल होती हैं। और इस प्रॉपर्टी को, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। देखिए, प्रूफ करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। चलिए पहले हम बनाते हैं एक वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी, ये हो गया आपका एक सेट सी, ए बी एंड सी, ये हो गया यूनियन। अब मुझे करना है ए, पहले मुझे बताना है ए यूनियन बी। तो देखो, मेरे ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले, ये पूरा ए हो गया, ये पूरा क्या हो गया, मैंने कर दिया ए यूनियन बी, तो मेरा हो गया ना ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी। अब मुझे इन दोनों का यूनियन करना है सी के साथ, तो मैं अगर ए यूनियन बी का यूनियन करूंगी सी के साथ तो वो मेरा किस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। ये मेरा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ कर दिया। अब मैं करूंगी राइट हैंड साइड ड्रॉ। देखिए, राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। देखिए, तो मैं बनाती हूँ तीन सर्कल्स यानी कि तीन सेट्स। इसको यूनिवर्सल सेट हो गया, ए बी और सी। पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे करना है बी यूनियन सी। तो देखो, ये मेरा बी सेट है ना, तो मैं बी को कर रही हूं, ठीक है। सो अब मुझे इन दोनों का यूनियन किसके साथ कराना है, ए के साथ कराना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। और हम देख सकते हैं कि डायग्रामेटिकली भी ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये तो हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की बात। अगर हम इसको दूसरी तरीके से भी, नंबर्स के थ्रू भी, अगर आप सेट्स के थ्रू भी इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखकर वैसे करना चाहते हैं तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी आपको करवा देती हूँ। तो देखिए, हमारे पास क्या है, ये ए में कोई सेट ले लेती हूँ 1 2 एंड 3, बी में कोई सेट ले लेती हूँ 2 एंड 3 4, ठीक है, और सी में कोई सेट ले लेती हूँ 5 6 7 8। तो पहले मेरा क्या है, मुझे पहले मैं इस चीज को लिखती हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, पहले मुझे करना है ए का यूनियन बी के साथ। तो देखो, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, और इसका यूनियन मुझे किसके साथ करना है, सी के साथ। सी क्या है मेरा 5 6 7 8, ठीक है ना। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगी मुझे क्या मिल जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया अपना लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मुझे अगर करना हो हमारा राइट हैंड साइड, दैट इज योर ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैं क्या करूंगी, मैं ए सेट क्या है मेरा, वो है मेरा 1 2 3, ऐसे का ऐसा लिख दिया। यूनियन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मेरा ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इन दोनों का भी यूनियन करना है, तो देखो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी है तो एक ही बार 2 लिखूंगी, 3 दोनों में है एक ही बार लिखूंगी, 4 5 6 7 8। तो हम देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों सेट्स जो हैं, हमारा जो LHS है वो हमारा RHS के बराबर आया। इसका मतलब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। सो आपके पास दो तरीके हैं, इधर यू डू इट डायग्रामेटिकली और यू डू इट थेरेटिकली। ठीक है, इट इज अप टू यू। वैसे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्रूफ्स, बिकॉज आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो ये तो मैं बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि ये चीज कैसे आई। अगर आपको कोई पूछे तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसको देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे देखो मेरे पास ये सेट, मेरे पास एक ये है 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो क्या आ जाएगा 2, 5 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो क्या आ जाएगा 5, 6 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो क्या आ जाएगा 6। जब किसी चीज को किसी और चीज के साथ ऑपरेट करके वही आंसर आता है तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। जैसे देखो मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 हो जाता है हमारी आइडेंटिटी, और एडिशन में देखो जैसे मैं करती हूँ 2 + 0 2। ठीक है, 6 + 0 6, 5 + 0 5। तो यहां पर हमारी आइडेंटिटी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हम जब भी किसी नंबर को ऑपरेट, यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है ना, ये मल्टीप्लीकेशन भी तो एक ऑपरेशन है, जब भी किसी और नंबर का किसी ऐसे चीज के साथ ऑपरेशन हो और वही चीज खुद आ जाती है तो हम उस चीज को क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट एज आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 5 सेट जो है आपको पता है वो एक एम्प्टी सेट है, तो 5 सेट को जब भी आप खुद के साथ ऑपरेट करवाएंगे किसी भी केस में तो आपको हमेशा आंसर वही मिलेगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये था आपका थर्ड लॉ। अब हमारा फोर्थ लॉ ये है कि A यूनियन A इज इक्वल टू A। हम इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेंपोटेंट लॉ का मतलब क्या है कि जब हम एक सेट का यूनियन उसके अपने के साथ खुद लेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये लॉ। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ लॉ है, दैट इज योर A यूनियन U। ठीक है, A का यूनियन किसके साथ कराना है, U के साथ कराना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा A। क्योंकि आपको पता है, देखो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ U। ये U का लॉ है, यानी कि यूनिवर्सल सेट का लॉ है। जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, हम A ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास U है। अब मुझे बोला A यूनियन U करो, तो मैं A का यूनियन क्या करूंगी, A यूनियन U क्या आएगा, U, सॉरी गलत हो गया। सो अगर मैं A का यूनियन करूंगी U के साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पूरा का पूरा U मिल जाएगा ना, क्योंकि A तो उसके अंदर ही कंटेन्ड है। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ U। अब इस चीज से हमें एक चीज और समझ में आती है, एक प्रॉपर्टी हमें और समझ में आती है। वो क्या प्रॉपर्टी है कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इज इक्वल टू B। यानी कि अगर हमारे पास इस तरीके से A एक सेट है, ये एक सेट है A, ठीक है, और ये किसके अंदर आ रहा है, ये B के अंदर आ रहा है, और ये सेट हमारा U। मुझे बोला गया कि मुझे करना है A यूनियन B, तो A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, A और B। तो ये पूरा का पूरा सेट किसके इक्वल आ जाएगा, B के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज योर A यूनियन B, जब आपका A जो है वो सबसेट हो किसका, B का।
तब आपका ए यूनियन बी किसके बराबर आता है, आपके बड़े वाले सेट के बराबर आता है, यानी कि आपके सुपर सेट के इक्वल आता है। समझ में आया? I hope this properties of union of sets is clear to you. This was all about your operation union. So we will study our operation intersection और operation difference जो है वो हम अपनी next video में पढ़ेंगे. So आज के लिए बस इतना ही. So before signing off, I will like to say that if you like the content, तो please like करें, share करें और subscribe करें. Thank you.